प्रिय छात्रों, जैसे कि पिछली वीडियो में जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो वहीं पे कंप्लीट करनी पड़ी थी। है तो पिछली वीडियो में हम बता रहे थे डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली क्या होती है? लॉस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन का भी लॉस हो जाता है। इन द सम इंस्टेंसेज यूजफुल इंफॉर्मेशन में बी लॉस व्हेन ए टपल इज डिलीटेड। जब कोई पर्टिकुलर टपल को डिलीट किया जाता है तो उससे रिलेटेड कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, इफ यू डिलीट द टपल्स कोरस्पॉन्डिंग द स्टूडेंट 85001, यदि 85001 से संबंधित को टपल को हम डिलीट करते हैं तो उससे संबंधित कोर्स यानी C304 भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा ना। या कोर्स नेम, कोर्स इंस्ट्रक्टर या ऑफिस नंबर भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इफ वी डिलीट if the student 85001 was the only one student in the enrollment in that course, यदि उस कोर्स में केवल एक ही स्टूडेंट है तो उससे संबंधित कोर्स भी डिलीट हो जाएगा। यदि किसी कोर्स को डिलीट करते हैं तो उससे संबंधित स्टूडेंट भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। देखिए कि यदि हम 85001 के रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो सिंपल 1, 2, 3 तीनों रिकॉर्ड डिलीट होते हैं। तो इससे संबंधित रिकॉर्ड यानी कोर्स नेम जैसे डेटाबेस, कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर तीनों रिकॉर्ड हमारे डिलीट हो जाएंगे। इसका मीन्स क्या हुआ कि डेटाबेस के रिकॉर्ड्स डेटा जो है वो इस रो में जतिन के साथ अटैच किया गया है, इसलिए ये रिकॉर्ड तो हमारा अवेलेबल होगा, लेकिन ये दोनों डेटा हमारे डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर का डेटा वो भी डिलीट हो जाता है। दूसरे तरीके से यदि हम समझें कि यदि हम एक कोर्स नेम डेटाबेस को डिलीट करते हैं तो डेटाबेस से संबंधित स्टूडेंट यानी 85001 सुमित का रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाता है, लेकिन सुमित का रिकॉर्ड रो नंबर 2 और रो नंबर 3 में अवेलेबल है, इसलिए कोई लॉस नहीं होता। लेकिन डेटाबेस को जब डिलीट करेंगे तो 4th रिकॉर्ड भी डिलीट होगा और इससे संबंधित डेटा यानी जतिन का डेटा भी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यानी कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लॉस हो रही है। दिस इज नोन एज द डिलीशन एनोमली। तो ये क्या कहलाएगी? डिलीशन एनोमली कहलाती है। तो ये जो अबव प्रॉब्लम्स है, रिडंडेंसी एनोमली, डिलीशन एनोमली, इंसर्शन एनोमली और अपडेशन एनोमली, इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या होता है समझते हैं। द अबव प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज the relation student has the information about the student as well as subject। ये प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हुई है कि ऊपर की इंफॉर्मेशन जो है उसमें डेटाबेस में सब्जेक्ट और स्टूडेंट दोनों इंफॉर्मेशन एक साथ स्टोर की गई है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एक डिफरेंट टेबल में स्टोर किया जाए और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को एक डिफरेंट टेबल में स्टोर किया जाए। यानी वन सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज to decompose the relation into two or more smaller relations। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि इस टेबल को दो या दो से ज़्यादा स्मॉल रिलेशंस, स्मॉल टेबल्स में डिकम्पोज किया जाए। यानी अबव रिलेशन में बी इजिली डिकम्पोज इनटू 3 रिलेशंस टू रिमूव द अनडिजायरेबल प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स है उनको रिमूव करने के लिए ऊपर वाली टेबल को हम 3 टेबल में डिकम्पोज कर सकते हैं। एक एस सपोज लिए हमने, जिसमें स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम और एड्रेस लिया जाएगा। दूसरी टेबल हमारी कोर्स के लिए है, जिसमें कोर्स नंबर, कोर्स नेम, इंस्ट्रक्टर नेम और ऑफिस नंबर स्टोर किया जाएगा। और तीसरी टेबल में हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल को आपस में लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए दोनों टेबल की जो की एट्रीब्यूट है वो हमने ली है स्टूडेंट एंड कोर्स की, कोर्स नंबर और स्टूडेंट नंबर। तो इस तरीके से ये जो अबव प्रॉब्लम्स है, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, ये तीनों प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाती है यदि हम टेबल को स्मॉल पार्ट्स में या स्मॉल टेबल्स में डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये दिस डिकम्पोजिशन ऑफ द टेबल टू रिमूव द डेटाबेस अनोमलीज इज नोन एज द नॉर्मलाइजेशन। तो प्रिय छात्रों, नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन क्या हुई? नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ए रिलेशन having certain functional dependencies among attributes
into smaller simple relations that are free from anomalies that preserve original functional dependencies and constraints। यानी नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम एक लार्ज रिलेशन को स्मॉल और सिंपल रिलेशंस में डिकम्पोज करते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो एनोमलीज हैं वो रिमूव हो जाती है और उसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी और कंस्ट्रेंट्स है वो प्रिजर्व होते हैं, यानी वो एग्जिस्ट रहते हैं। द डिकम्पोजिशन इज सच दैट डिकम्पोजिशन ऐसा होगा कि original set of records can also be brought back by the join of such smaller decomposed relations। यानी डिकम्पोजिशन इस तरीके से किया जाएगा कि जो स्मॉल रिलेशंस हमारे आते हैं, यदि हम उन पर जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करें, जॉइन ऑपरेशन मैंने बताया था, तब हमारा ओरिजिनल रिलेशन ही एग्जिस्ट कर जाए, ओरिजिनल रिलेशन ही हमारा अवेलेबल हो जाए। तो इस तरीके से जो डिकम्पोजिशन है वो ही हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। तो नॉर्मलाइजेशन को हम इस तरीके से करते हैं कि जब हम किसी दिए हुए टेबल को डिकम्पोज करते हैं, यानी जब हमारा ओरिजिनल रिलेशन होता है, टेबल जो होती है वो रिलेशन की जो डेफिनेशन है, यदि उस डेफिनेशन को डिक्लेयर कर रही है तो रिलेशन हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होती है, फर्स्ट एनएफ, यानी फर्स्ट एनएफ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बनती है उसके बाद भी कुछ एनोमलीज उसमें हो सकती है, तो उन सभी एनोमलीज को रिमूव करने के लिए अगेन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम डिकम्पोज करते हैं, तब वो जो टेबल्स अवेलेबल होंगी वो सब हमारी क्या कहलाएंगी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहलाती है, तब हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। यदि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बाद भी कुछ एनोमलीज एग्जिस्ट कर रही है, तब रिलेशन को अगेन डिकम्पोज किया जाएगा और जो रिलेशंस हमारे अवेलेबल होंगे वो सब थर्ड रिलेशन फॉर्म में आते हैं। यदि उसके बाद भी डिलीट कुछ एनोमलीज है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी में पढ़ेंगे, तब जो रिलेशंस अवेलेबल होंगे तो वो हमारे दोबारा से डिकम्पोज किए जाएंगे और वो कहलाएगी BCNF नॉर्मल फॉर्म, बायस कोड नॉर्मल फॉर्म। हालांकि हमारे BCNF तक ही कंप्लीट हो जाते हैं, सभी एनोमलीज हमारी रिमूव हो जाती है और टेबल भी जो है वो स्मॉल साइज की हो जाती है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन यदि ऐसा होता है तब हमारे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, तो इस तरीके से इन डायग्राम के द्वारा हम नॉर्मल फॉर्म्स को समझते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म्स क्या है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस होती है। दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये सभी क्या कहलाएंगी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म सेकंड एनएफ, थर्ड नॉर्मल फॉर्म थर्ड एनएफ, बायस कोड नॉर्मल फॉर्म BCNF, फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म 4NF और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म यानी 5NF। तो इस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन का चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे आगे। डेटाबेस एनोमलीज आपने अच्छे से समझी है और आपको समझ में आ गई होगी। आप दोनों ही वीडियो अच्छे से ध्यान से रीड करें, देखें और लाइक और शेयर भी करें, है ना। तो ये टॉपिक जो है 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ है, हम टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसलिए दोनों वीडियो को आप अच्छे से लर्न कर रीड करें, देखें, यहाँ पे लाइक और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।